ये बेसिकली पेपर 4 का टॉपिक है। सही है। P4 में आपके आएगा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी। और इसमें बेसिकली आपको ये बताना होगा कि आपकी कंपनी को जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसमें आपको अभी जो हमने 3 चैप्टर्स में चीजें पढ़ी है ना, वही सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, हमने रेशियोज पढ़े हैं, एनालिसिस ऑफ पब्लिश अकाउंट्स, और हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा है। तो द यूज ऑफ अकाउंटिंग डेटा इन strategic decision making. The business cannot develop or decide on a new strategy unless the current profitability and financial performance is analyzed. तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज असेस्ड। कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है आपके पास, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मतलब बैंक लोन वगैरह है। सही है। फाइनेंस कितना मौजूद है। द रिलेटिव सक्सेस ऑफ द कंपनीज करंट स्ट्रेटजीज कैन बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ अदर सिमिलर। तो अगर आपकी करंट स्ट्रेटेजी है वो कितनी सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू द अदर सिमिलर बिजनेसेस, जो है वो ये सारी चीजें जो है वो देखने के लिए जो है वो आप जो है वो अपनी फाइनेंस आई। तो बेसिकली अकाउंटिंग डेटा जो है वो आपके इस चीजों में इस्तेमाल होता है। मतलब इनकम स्टेटमेंट देख के, बैलेंस शीट देख के, रेशियो एनालिसिस करके आप अपनी करंट प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो, ये डिसाइड कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल करना है। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपकी अभी करंट स्ट्रेटेजी, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और अगर आप कोई और स्ट्रेटेजी चेंज करते हो या कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी लेकर आते हो। अब ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी एनुअल रिपोर्ट में बनती है। मतलब इनकम स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा है, इनकम स्टेटमेंट प्लस बैलेंस, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्लस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्लस आपका रेशियोज। सही है। ये सारी चीजें जो है वो ना आपकी एनुअल रिपोर्ट में जाती हैं। अब एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, ये बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए बनाई जाती है। और ये शेयर होल्डर्स जो है वो इसको देख के अपना नेक्स्ट ईयर का डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्ट करना है और या पैसे निकाल लेने हैं। तो इसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपकी चेयरमैन स्टेटमेंट होती है, आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट होती है। मतलब आपका चेयरमैन क्या कह रहा है, चेयरमैन की स्टेटमेंट क्या है, आपके सीईओ ने बिजनेस को कैसा देखा है। ऑडिटर रिपोर्ट होता है कि जो ऑडिटर आया था बाहर से, उसने बिजनेस के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें देखी हैं। और नोट्स टू अकाउंट, इसके अंदर बेसिकली सारी डिटेल्स होती है कि कौन सा अकाउंटिंग मेथड इस्तेमाल हुआ है, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये आपके कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट होता है और इसको हर शेयर होल्डर देखता है। ठीक है। तो मैनेजर्स के लिए एनुअल रिपोर्ट का फायदा क्या है कि वो मेजर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं। बैंक्स के लिए क्या जरूरी है, डिसाइड वेदर टू प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस। सप्लायर्स के लिए क्यों जरूरी है, तो वो देख सके कि वो डेट वगैरह दे सके या नहीं, और उधार पे बेच सके या नहीं, और असेस कर सके कि वेदर द बिजनेस इज अ गुड क्रेडिट रिस्क और नॉट। गवर्नमेंट के लिए, टैक्स अथॉरिटीज के लिए, कैलकुलेट हाउ मच टैक्स, और कितना जो है वो बिजनेस जो है वो जॉब्स वगैरह क्रिएट कर सकता है। शेयर होल्डर्स के लिए असेस करने के लिए कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। सही है। और एस्टैब्लिश वेदर द बिजनेस इज बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल वन और नॉट। एम्प्लॉयज के लिए उनकी जॉब से जॉब सेटिस्फैक्शन और उनकी वेजेस, सैलरीज, कि अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है तो वेजेस और सैलरीज बढ़ेंगी। सही है। और अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशंस भी इंक्रीज होंगी। और लोकल कम्युनिटी के लिए असेस वेदर द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल एंड लाइकली टू एक्सपैंड, तो लोकल इकोनॉमी में जॉब्स। फिर उसके बाद है द यूज ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड रेशियो एनालिसिस। अकाउंटिंग डेटा और रेशियो एनालिसिस का क्या इस्तेमाल होता है, आप अकाउंटिंग डेटा और रेशियो एनालिसिस से असेसमेंट करते हो बिजनेस की परफॉर्मेंस ओवर द टाइम एंड अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स। कि अगर लेट्स सपोज अगर हम जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो अगर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 10%, और 2023 में ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया 20%, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ है। फिर द इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड रेशियो एनालिसिस ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली आप जो है वो अकाउंटिंग डेटा और रेशियो एनालिसिस को देखते हुए आप ये देखते हो कि आपके बिजनेस के अकाउंटिंग डेटा और रेशियो एनालिसिस और बिजनेस स्ट्रेटेजी पे क्या फर्क पड़ा है। फिर द इम्पैक्ट ऑफ डेट और इक्विटी डिसीजन ऑन रेशियो रिजल्ट। आप ये भी देखते हो कि भाई अगर आपने कोई उधार वगैरह लिया है थ्रू आउट द ईयर, आपने कोई बैंक लोन वगैरह लेते हैं, तो बैंक लोन वगैरह लेने से आपके रेशियोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सही है। तो ये भी जो है वो चीजें आप देख रहे होते हो बिफोर डिसाइडिंग। तो sources of finance impact on ratio analysis results in different ways. The two main external long-term sources of finance available to companies are bank loans and or sales of new shares. तो या तो आप
डेट लो या इक्विटी लो, इक्विटी मतलब शेयर बेचना, और डेट मतलब लोन लेना, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रेशियो के रिजल्ट पे। फिर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन डिविडेंड स्ट्रेटेजी ऑन रेशियो रिजल्ट। अगर आप डिविडेंड, आप जो है वो अकाउंटिंग डेटा और रेशियो रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ये देख सकते हो कि अगर आप डिविडेंड पे करोगे इस साल, और अगर चेंज करते हो मतलब ज्यादा करते हो या कम करते हो, तो उसका रेशियो रिजल्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप पिछले साल 2021 में आप जो है वो डिविडेंड, आपका डिविडेंड पर शेयर आ रहा था, लेट्स सपोज आपके 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स के हिसाब से आपका डिविडेंड आ रहा था पर शेयर 2। अब आप चाह रहे हो 2022 में मैं डिविडेंड को बढ़ा दूं, तो अब डिविडेंड को बढ़ाने की वजह से आपका डीपीएस जो है वो चेंज हो जाएगा। सही है, 30,000 कर दे तो अगर आप डिवाइड बाई 10,000, सही है, तो आपका डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया। अब 3 का मतलब ये है कि मेरा पीएस रेशियो भी, वो पीई रेशियो भी चेंज होगा, मेरा डिविडेंड यील्ड भी चेंज होगा। सही है, तो बेसिकली आपके चेंजेस इन डिविडेंड की वजह से रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आया है वो भी देखते हो आप। उसके लिए आपको पुराना डेटा चाहिए होता है, आपको पुराना रेशियो रिजल्ट चाहिए होता है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ग्रोथ ऑन रेशियो रिजल्ट्स। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से जितना अब नया प्रॉफिट हो रहा है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट। तो ये आपके यूजेस होते हैं ऑफ योर अकाउंटिंग डेटा एंड रेशियो एनालिसिस, ताकि आप असेस कर सको कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है उसके कॉम्पिटिटर के साथ, सारे इम्पैक्ट देख सको आपके, अगर आपका जो है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर आप उधार लेने जाते हो या इक्विटी लेने जाते हो तो उसका रेशियोज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर आप डिविडेंड बढ़ाते हो तो उसका रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर आप बिजनेस को ग्रो करते हो तो उसका रेशियो पे क्या इम्पैक्ट। फिर है द इम्पैक्ट ऑफ अदर बिजनेस स्ट्रेटेजीज ऑन रेशियो एनालिसिस। अब अगर आप दूसरी बिजनेस स्ट्रेटेजीज अपनी चेंज करते हो तो उसका भी रेशियो एनालिसिस पे फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे रैशनलाइजेशन की। अब रैशनलाइजेशन का मतलब ये है आप कैपिटल एम्प्लॉयड अपना कम कर रहे हो, कैपिटल जो आपने लगाया था वो आप बिजनेस से वापस निकाल रहे हो। तो रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शुड इंक्रीज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड आरओसी। तो आपका आरओसी भी बढ़ जाएगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्जिन बढ़ जाएगा अगर आप रैशनलाइजेशन स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हो। अगर आप नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो शॉर्ट टर्म में क्या चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट एंड लिक्विडिटी में फॉल, क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो आप, उसकी प्रमोशन करोगे तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। हाउएवर, मसला क्या आएगा, हाउएवर लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इफ द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल, हायर प्रॉफिट मार्जिन्स, हायर आरओसी, इंप्रूव लिक्विडिटी, कैश भी आएगा बिजनेस के अंदर, रिटर्न टू शेयर होल्डर भी बढ़ेगा। तो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये मार्केटिंग का डिसीजन है, लेकिन इस पे भी जो है वो रेशियो एनालिसिस पे इम्पैक्ट, रेशियो पे इम्पैक्ट आएगा। मार्केट डेवलपमेंट, नई मार्केट में एंटर होते हो तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, रिड्यूस करेगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि नई मार्केट में एंटर होने के लिए ज्यादा प्रमोशन करनी है, ज्यादा सारी अपने खर्चे करोगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। कैश आउटफ्लो फॉर डेवलपिंग द न्यू मार्केट को रिड्यूस लिक्विडिटी, फिर कैश भी लगेगा, आपका कैश आउटफ्लो होगा और लिक्विडिटी कम हो जाएगी। हाउएवर इफ द मार्केट लीड्स टू हायर सेल्स, तो क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, आरओसी बढ़ेगा और रिटर्न टू शेयर होल्डर भी बढ़ेगा। फिर आप लो प्राइस स्ट्रेटेजी अगर इस्तेमाल करते हो, दिस विल रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अनलेस हायर आउटपुट रिड्यूसेस। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी प्राइसेस कम करते हो लेकिन आपका आउटपुट बहुत ज्यादा बिकता है, आउटपुट इतना ज्यादा बिकता है कि आप पुराने वाले रेवेन्यू से ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, तब तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप लो प्राइस रखते हो और आपकी सेल्स भी इतनी नहीं होती, तो आपके फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कम होना शुरू हो जाएंगे। सही है, तो ये आपके इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, अदर बिजनेस स्ट्रेटेजीज ऑन रेशियो है। अब है लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस के लिमिटेशन क्या है, कि सम रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्लाइटली डिफरेंट फार्मूला। तो डिफरेंट फॉर्मूले से रेशियो अगर आप निकालोगे और आपका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर जो है वो दूसरे रेशियो से निकाल रहा है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। सही है, कंपैरिजन फिर वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। एंड केयर मस्ट बी टेकन टू ओनली मेक कंपैरिजन विद रिजल्ट कैलकुलेटेड यूजिंग द सेम रेशियो। सिर्फ सेम रेशियो फॉर्मूला से आप जो है वो कंपेयर करोगे, डिफरेंट फॉर्मूला से कंपेयर करें तो डिफरेंट आंसर्स होंगे, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं रहेगी और कंपैरिजन भी आपका गलत हो जाएगा। फिर वन रेशियो रिजल्ट इज नॉट वेरी हेल्पफुल, आपको एज अ मैनेजर एक रेशियो हेल्प नहीं करता, आपको बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू असेस द बिजनेस परफॉर्मेंस।
Third is ratio are very useful analytical tools, but they do not solve the business problem of underperformance. ये है तो बहुत अच्छा एनालिटिकल टूल कि ये बिजनेस को बता देता है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस की वजह क्या है ये नहीं बताता। सही है, तो ये वजह खुद मैनेजर को इंटरप्रेट करनी होगी, ये वजह खुद मैनेजर को जाननी होगी। फिर उसके बाद ये भी नहीं बताता कि फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर में कैसे बेहतर कर सकते हो आप। where ratios can only be measured from numerical data. Analysts of company performance are becoming more concerned with non-numerical aspects of business performance. These include customer loyalty, environmental policies, and approaches to human rights in developing countries that business may operate in. तो आप सिर्फ रेशियोज का इम्पैक्ट देखते हो और द न्यूमेरिकल वैल्यूज के भाई सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, तो रेशियो जो है वो बेहतर हुआ, लेकिन सेल्स बढ़ी तो क्यों बढ़ी, तो ये भी तो देखना जरूरी है। या सेल्स अगर कम हो रही है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो रेशियो आपका कम हो गया। लेकिन सेल्स कम हुई तो क्यों हुई, शायद इन्वायरमेंटल पॉलिसी स्ट्रांग हो गई, शायद आपके कस्टमर लॉयल्टी डिक्रीज हो गई। और अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है दैट माइट मीन कि कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो आप का रेशियो का रिजल्ट ये चीज फैक्टर कंसिडर नहीं करता, वो सिर्फ नंबर को कंसिडर करता है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। लिमिटेशंस ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एंड पब्लिश्ड अकाउंट्स, जो आपका एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनता है और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसके लिमिटेशंस क्या हैं? ऑल इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड, सम डायरेक्टर्स माइट नॉट वांट टू रिलीज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। आपको एनुअल रिपोर्ट में और पब्लिश्ड अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो ये एक ड्रॉबैक है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो वो कॉम्पिटिटर भी यूज कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को, और आपके दूसरे जो लोग जिनको आपको नहीं बताना उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। फिर ओनली हिस्टोरिक डेटा इज इंक्लूडेड, सिर्फ पुराना डेटा इंक्लूडेड नहीं होता, तो एक शेयर होल्डर को ये फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता होता कि भाई आपके पुराने डेटा परफॉर्मेंस को देखते हुए आप का शेयर होल्डर को ये अज्यूम करना पड़ता है कि भाई बिजनेस अच्छा ही परफॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं बताता आपका एनुअल रिपोर्ट या आपके इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट। फिर ओनली 2 years ऑफ अकाउंटिंग डेटा हैव टू बी इंक्लूडेड, सिर्फ 2 साल के डेटा जो है वो आपके एनुअल रिपोर्ट में होते हैं, सिर्फ 2 साल के डेटा। तो मतलब उससे पहले वाला डेटा अगर चाहिए आपको तो पुरानी डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, तो काफी ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। फिर इनटैंजिबल एसेट्स आर रेयरली फुली वैल्यूड, हमेशा बिजनेसेस जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स को कभी भी फुली वैल्यू नहीं करते। सही है, हमेशा जो है वो अंडर वैल्यू होते हैं या कभी कभार ओवर वैल्यू भी हो सकते हैं, मतलब जो उसकी रियल वैल्यू है इंटेंजिबल एसेट की उनको कभी भी वैल्यू नहीं करते। तो आपके बैलेंस शीट और जो बैलेंस शीट के रिजल्ट्स आते हैं, जो रेशियोज के रिजल्ट आते हैं, वो काफी जो है वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं। फिर द अकाउंट्स में नॉट बी एक्यूरेट, तो अगेन यहाँ पे जो है वो आपके डेटर का अकाउंट हो गया, आपके क्रेडिटर्स हो गए, उसको आपने जो है वो एक्यूरेटली नहीं मेजर किया हुआ या एक्यूरेटली नहीं लिखा हुआ, तो उसकी वजह से आपके एरर्स आ सकते हैं। तो ये आपके लिमिटेशंस है और ये पूरा चैप्टर है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का। अब इसमें से सवाल ऐसा ये आएगा कि भाई आप डिवाइस करें या आप इम्पैक्ट्स बताएं कि रेशियो एनालिसिस और अकाउंटिंग डेटा का इम्पैक्ट कैसे आ सकता है बिजनेस पे। सही है, तो ये वाला टेबल उसके लिए इस्तेमाल आप याद करें। फिर एनुअल रिपोर्ट का इस्तेमाल जो है वो कौन कौन से शेयर होल्डर्स कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, तो ये आपका टेबल इसका है। और एक और सवाल ये आ सकता है कि अदर बिजनेस स्ट्रेटेजीज में चेंजेस आ रहे हैं तो उसका फाइनेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये आपकी रैशनलाइजेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, ये चीजें आ सकते हैं और इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके फाइनेंशियल उस पर। ठीक है, तो ये आपका पूरा फाइनेंस का यूनिट है। सही है, तो हमारा जो अभी कंप्लीट कर लिया हमने A2 के रिवीजन में, वो कंप्लीट करा यूनिट 4, यूनिट 3 और यूनिट 5। अब हमारा यूनिट 2 रह गया है। सही है, और यूनिट 1 रह गया है, और उसके साथ हमारा 20 मार्क वाला आंसर भी रह गया है। 8 और 12 मार्क वाले तो आप लोग को आते ही है करना आंसर, 20 मार्क का आंसर रह गया है। तो ये हम लोग जो है वो ओवर द अभी टाइम पीरियड करते हैं। तो ये अभी एएस वालों का पेपर है 4 तारीख को, और 4 मतलब ट्यूसडे और थर्सडे। सही है, तो ट्यूसडे और थर्सडे रात को हम क्लास रखेंगे, फ्राइडे को रखेंगे, सैटरडे और संडे रखेंगे। सही है, तो हमारा तकरीबन A2 जो है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, यूनिट 2 और यूनिट 1 का रिवीजन अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को दे दूंगा, अगर आप लोग बोलते नहीं चाहिए तो मैं खुद से जो है वो रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड कर दूंगा, वो रिकॉर्डिंग वाले देख लेगा। या अगर वैसे तो मैं दूंगा ही रिवीजन आपको, सही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप क्लास ज्वाइन करिएगा। मेन चीज ये है 20 मार्क वाला आंसर, तो ये तो एक बार हम अभी 20 मार्क वाला आंसर भी देख लेंगे अपनी अगली क्लास में कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है। 20 मार्क वाला आंसर जो है ना, देखें,